व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सब लोगों के लिए किंग ऑफ ग्लोरी के नेक्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूं। और अगर आप लोगों ने अभी तक इसकी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखी तो भाई जल्दी से जाके फर्स्ट एपिसोड को भी देख लीजिए। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने युआन को देखा था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर था और वो यहाँ पर अटैनी टेम्पल में दिखाया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हमें अटैनी टेम्पल में युआन अपनी बहादुरी के जौहर दिखाता हुआ नजर आया था। और साथ में हमें यहाँ पर एक लॉर्ड ऑफ फ्यूजी भी दिखाए गए थे, जो कि उसको एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर समझते थे, इसीलिए वो उसके साथ रहते थे। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर युआन की सिटी द ब्रोकन मून सिटी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता चलता है कि वो सिटी तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये देखता हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। और दोबारा फिर से हमें टाइनी टेम्पल का ही सीन दिखाया गया था, जहाँ पर वो अभी तक वॉरियर्स के साथ लड़े ही जा रहा था। और अपनी आज वाली एपिसोड का आगाज भी हम लोग इसी वाले सीन से करते हैं, जहाँ पर हम युआन को देखते हैं कि वो स्टिल अपने ब्रोकन मून सिटी का बदला लेने के लिए उन वॉरियर्स के साथ लड़े ही जा रहा था। साथ ही साथ यहाँ पर हमें युआन के छोटे कजन्स को भी दिखाया जाता है, जिन्हें टाइनी टेम्पल के लोगों ने किडनैप कर लिया था। तो जैसे ही युआन अपने कजन को देखता है तो उसे अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि आखिर ब्रोकन मून सिटी में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सिटी डिस्ट्रॉय हो गई है। उसका कजन भी उसके पास आ जाता है और उसे सारी बात बताने लगता है और उसे बताने लगता है कि जिस दिन फ्लावर फेस्टिवल था उस दिन वो वहाँ पर कॉर्नर पे बैठा था ताकि वो युआन को वेलकम कह सके। मैं तो एक जगह पे कॉर्नर पे खड़ा था, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडर लाइटनिंग होने लग पड़ी थी और साथ में बहुत ही तूफान लाइक लग रहा था। जैसे ही मैं वापस भागा तो मैंने वहाँ पर देखा था कि हर एक चीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। ये देख के तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब यहाँ पर क्या करूँ। वो युआन को ये भी बताने लगता है कि वहाँ पर मैंने ये भी देखा था कि हर एक चीज कांच की तरह हवा में उड़ रही थी। जैसे ही मैं अपने घर की तरफ भागा तो वहाँ पर अंकल और आंटी हर कोई डिस्ट्रॉय हो चुका था। छोटे बच्चे की सारी बातें सुन के तो युआन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो खुद से ये सोचने लगता है कि अगर मैं उस सिटी में थोड़े दिन पहले पहुंच जाता तो मैं अपनी सिटी को बचा सकता था। उसी वक्त यहाँ पर युआन को दरवाजे की दूसरी तरफ शेंजन पैलेस अटैनी टेम्पल की एक प्रिंसेस दिखाई देती है, जो कि उसे कह रही थी कि तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी अब मेरे कब्जे में है, इसलिए वो सिटी भी अब हमारी कंट्री के साथ शामिल हो चुकी हुई है। उसकी बात सुन के तो युआन को और भी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर एकदम से स्लैश अटैक करता है। तो उसके अटैक से तो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम से उसके सामने आ जाती है और उसे कहने लगती है कि युआन अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो अपनी बातों का इल्जाम दूसरों पर भी मत लगाया करो। ये कहकर वो युआन को छोड़ देते हैं और युआन को वहाँ से जाने देते हैं। जैसे ही वो वहाँ से वापस आ रहा था वो बहुत ही ज्यादा अपसेट लग रहा था। युआन अपना सर झुकाए हुए बस वहाँ से चलता ही जा रहा था और वो यही सोच रहा था कि काश उस लेटर को मैं उसी वक्त पढ़ लेता जिस वक्त वो लेटर मेरी मदर ने मुझे भेजा था। और वो अपने आप के बारे में ये भी कह रहा था कि मैं चीजों को हमेशा इतना लेट करता हूँ, इसी वजह से तो मेरी सारी सिटी तबाह बर्बाद होके रह गई है, काश मैं ऐसा ना करता। ये सारी बातें सोचते सोचते वो शेंगवान पैलेस में अकेला ही बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा अपसेट था और साथ में वो अपने फेवरेट पॉट के साथ वाइन भी पी रहा था। उसी वक्त यहाँ पर उसके पास वो लड़की आ जाती है और वो उसे कहने लगता है कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं, क्या आपका काम मेरी हिफाजत करना है। तो वो लड़की भी युआन से कहने लगती है कि हाँ, मैं आपकी केयर के लिए ही यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरा काम आपकी रखवाली करना भी है और अपनी सिटी की रखवाली करना भी है। युआन उसकी बात का उसे कोई आंसर नहीं करता और वहाँ से चुप करके ही चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अपसेट था। तो वो लड़की उसे पीछे से आवाज लगाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए वक्त पर पहुंच जाते तो क्या तुम ब्रोकन मून सिटी को बचा लेते। उसकी बात सुन के तो युआन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो फिर थोड़ी ही देर बाद शांत हो जाता है, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि अगर मैं टाइम पर पहुंच जाता तो मैं उन्हें जरूर बचा लेता। युआन तो बहुत ही ज्यादा दुखी था, इसीलिए वो बार बार अपनी माजी की यादों में खो रहा था। उसी वक्त तो दोबारा फिर से वो लेटर निकालता है और उसे गौर से देखने लगता है और युआन फौरन से उस लेटर को थोड़ा रोशनी में करके देखता है। उसी वक्त उसे इस बात का पता चलता है कि इसके ऊपर जो सील थी वो तो ऑलरेडी टूट चुकी है। और साथ में युआन ये भी ऑब्जर्व करता है कि इसके ऊपर तो जो मिट्टी लगी हुई है वो द ब्रोकन मून सिटी की नहीं है। इसीलिए वो काफी परेशान होता है और फौरन से अपने दोस्त के पास आता है और फौरन से वो लेटर द लॉर्ड फ्यूजी को देता है और उन्हें कहता है कि मुझे इन्वेस्टिगेट करके बताओ कि ये सब क्या मामला है। उसी वक्त वो दोनों उस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही डांसिंग गर्ल दिखाई जाती है, जो कि एक मास्टर के पास बैठी हुई थी और उसकी आंखें तकरीबन मुकम्मल तौर पर ठीक हो ही चुकी थी। ये देख के तो वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। उसी वक्त यहाँ पर उस लड़की के पास याओ रॉन्जी आ जाती है और उसे देख के भी वो काफी खुश हो रही थी।
जबकि नेक्स्ट सीन में हमें फिर से द लॉर्ड ऑफ फ्यूजी दिखाए जाते हैं, जो कि युआन जी के साथ इस बात के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे और युआन जी भी उनसे यही कह रहा था कि आखिर हमें इस बात के बारे में सर्च करना होगा कि ये लेटर आया कहाँ से है। वो दोनों इस बात के बारे में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो दोनों तो ना दिन देखते हैं ना रात, बस इस बारे में मुसलसल सर्च किए ही जा रहे थे कि आखिर ये लेटर आया कहाँ से है और इसको सबसे पहले खोला किसने था। नेक्स्ट सीन में हम युआन जी को देखते हैं जो कि अपनी वाइन पी रहा था और साथ में वो हमें एक फेस्टिवल में दिखाया गया था जो कि एक एनुअल फेस्टिवल था। एनुअल फेस्टिवल में तो बच्चे बूढ़े सभी बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और उस लैटिन फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। तो युआन जी भी यहाँ पर हमें नजर आता है जो कि हर जगह पर मारा मारा फिर रहा था ताकि बस वो इस बात को इन्वेस्टिगेट कर सके कि आखिर उस लेटर को खोला किसने था। लैटिन फेस्टिवल में तो हर एक लैटन हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी और ये मंजर तो एक बहुत ही खूबसूरत सा नजारा पेश कर रहा था। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर हर एक बात से बेखबर बस परेशान ही खड़ा हुआ था। उसी वक्त उसका दोस्त था लॉर्ड फ्यूजी एकदम उसके पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली देने लगते हैं। तो लॉर्ड फ्यूजी उसे ये भी कहने लगता है कि प्लीज तुम परेशान ना हो और तुम हिम्मत रखो। उसी वक्त वो उसे ये भी बताने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी को डीमंस ने डिस्ट्रॉय किया है। ये बात सुन के वो उसको एक लैटन भी देता है कि इसको हवा में उड़ाते हैं। लेकिन युआन जी तो एकदम साइड पे चला जाता है और कहता है कि मुझे इस दुनिया में कोई भी चीज अब अच्छी नहीं लग रही। मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ और साथ में मैं बदले की आग में जल भी रहा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना होगा। तो उसी वक्त लॉर्ड फ्यूजी उसके साथ उस लैटन को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन युआन जी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होकर दरख्त के पास बैठ जाता है और उसे कहने लगता है कि मैं अपनी शॉर्ट पावर को भी बहुत इंक्रीज करना चाहता हूँ ताकि मैं उन डिबन्स का मुकाबला कर सकूं जिन्होंने मेरी ब्रोकन मून सिटी का खात्मा किया था। और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाएगा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ना तो मुझे हवा में उड़ने वाली ये लैटन्स अच्छी लग रही हैं और ना ही मुझे यहाँ की वाइन अच्छी लग रही है। तो उसी वक्त लॉर्ड फ्यूजी उसके पास आ जाते हैं और उसे दिलासा देते हुए बस उससे यही कहे जा रहे थे कि इन सब बातों को भूलकर अब हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि युआन जी अगर आप सिर्फ अपसेट ही बैठे रहेंगे तो आप आगे अपने डीमंस का मुकाबला किस तरह से कर सकेंगे। इसीलिए आपको थोड़ा हिम्मत और हौसले से काम लेना पड़ेगा। तो युआन जी उसे ये कहने लगता है कि उन्होंने मेरी ब्रोकन मून सिटी को भी खत्म कर दिया और साथ में मेरे पेरेंट्स को भी मार डाला और तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं थोड़ा कूल काम रहूं। ये कहकर तो वो अपने हाथ में पड़ा हुआ मून पॉट को भी एकदम पानी में फेंक देता है और उसे कहने लगता है कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा और ना ही आइंदा के बाद मैं इस वाइन को पीऊंगा। लॉर्ड फ्यूजी ये देख के बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाते हैं और जल्दी से जाके उस जैकपॉट को दोबारा फिर से पकड़ लाते हैं और उसे पकड़ाने लगते हैं कि बहुत हो गया, अब तुम्हें हौसला करना होगा। उनको बातें करता हुआ तो जो रॉन जी भी देख रही थी और वो फौरन से उनके पास आ जाती है और उन्हें कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक रूम में हो सकते हैं, लेकिन इन सब बातों को दरियाफ्त करने के लिए तुम्हें अटाइली टेम्पल में से कुछ सीक्रेट्स को ढूंढना पड़ेगा। इस सीक्रेट को जानने के लिए तो तुम्हें अटाइली टेम्पल में धीरान जी के पास जाना पड़ेगा जो कि सीक्रेट रियलम में रहते हैं। उस सारी जगह का कंट्रोल तो धीरान जी के पास है जो कि टाइनी टेम्पल के एक बहुत ही बड़े से पुलिस ऑफिसर हैं, इसीलिए ये सारी बातें तो तुम्हें उनसे ही पता चल सकती हैं। ये बात मुकम्मल करके वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो युआन जी तो वहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उड़ के उसी जगह के लिए निकल चुका हुआ था। उसी वक्त हमें आसमान के ऊपर थंडर लाइटनिंग भी दिखाई जाती है और बहुत ही तेज तूफान और बारिश भी आने लगता है। लेकिन युआन जी यहाँ पर किसी भी लाइटनिंग और बारिश की परवाह किए हुए फौरन से टाइनी टेम्पल में आ जाता है और नेक्स्ट सीन हमें फिर से टाइनी टेम्पल का दिखाया जाता है जहाँ पर युआन जी वहाँ पर बैठे हुए कुछ पेपर लिख रहे थे और वो जैसे ही टेम्पल में आता है तो एक झटके के साथ दरवाजा खोल के सामने खड़ा हो जाता है और गुस्से से युआन जी से कहने लगता है कि मेरे माँ बाप के बारे में मुझे बताओ कि वो कहाँ पर हैं। युआन जी उसको इस तरह का बिहेव करते हुए देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उसे कहने लगते हैं कि ये तुम्हारी ब्रोकन मून सिटी नहीं जहाँ पर तुम मुंह उठाकर कभी भी आ सकते हो, ये हमारी टियानी टेम्पल है, एटानी टेम्पल। मेरी इजाजत के बगैर तो यहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये कहकर वो अपने सारे पेपर्स उसकी तरफ थ्रो कर देते हैं, जिसको देख के युआन जी को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी पेपर्स को टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब होता देख तो युआन जी को भी डबल गुस्सा आने लगता है और वो आगे आकर उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं और यहाँ पर युआन जी भी गुस्से में फुल भरा हुआ था, इसीलिए वो भी उनके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की एपिसोड भी यहाँ पर ही खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।